एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सेजुन बेबीज बनीज जो अभी अभी इवोल्व होकर फार्मर बनी बने हैं उनसे खुद इतना वीक होने के लिए माफ़ी मांगता है। कोई बात नहीं अंकल सेजुन, आप इन्हें खाइए, हमारा तो रेगुलर पोटैटो से भी काम चल जाएगा। जब सेजुन उस हनी पोटैटो को खाता है तो उसका मैजिक लेवल परमानेंटली 0.3% तक बढ़ जाता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको पता चलता है कि उसने हनी पोटैटो द अनफॉरगेटेबल डिश को रिस्टोर किया है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर को उस पर प्राउड है और इससे सेजुन को एक क्वेस्ट मिलता है जिसको कंप्लीट करने पर उसे एक ऑक्यूपेशनल स्किल मिलेगी। ये देख सेजुन कंफ्यूज होता है, पर मैंने तो पोटैटो पर सिर्फ हनी ही लगाया था। चलो जो भी है, मुझे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहिए, देखूं तो आखिर मुझे कौन सी स्किल मिलती है। इसके बाद सेजुन रेगुलर यानी नॉर्मल पोटैटोज पर हनी डालकर आइलिन को ऑफर कर देता है। क्वेस्ट कंप्लीट होने पर सेजुन को कुकिंग लेवल 1 की स्किल मिलती है जिसमें वह अपनी कुकिंग रेसिपी को नोट कर सकता है। मुझे तो लगा कोई मुझे ऑसम स्किल मिलेगी, लगता है अब मुझे कुकिंग को भी अपना सेकंड जॉब प्रेफर करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले, हे बनीज, क्या तुम हनी डिप पोटैटोज बनाने में मेरी हेल्प करोगे? यस अंकल सेजुन। सीन कट होकर हमें ब्लू फॉरेस्ट यानी 99th फ्लोर के वेस्टर्न वुड्स का दिखाया जाता है, जहां ब्रांच मॉन्स्टर आइलिन से डरकर यहां छुपने आया होता है। अचानक ही वो गिर जाता है। तभी हम देखते हैं एक वुडन हैंड उसको पकड़कर एब्जॉर्व कर लेता है। ये वही करप्ट एंट होते हैं जिसके बारे में 1004 ने सीजुन को बताया था। इधर 85th फ्लोर पर हम सिल्वर वॉल्स ट्राइब को देखते हैं, जहां एल्का और उनके टीममेट्स लोगों में सीजन द्वारा भेजे फिश और क्रेफिश बांट रहे होते हैं। तभी लीडर एल्का की वाइफ वहां आती है। क्या तुम अभी ही जा रहे हो? हाँ, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि ब्लू मून खत्म हो गया है। क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? बच्चे उठने ही वाले होंगे, उनसे मिलकर जाना। ओह माय डियर, अब हम द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन को सर्व करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा वेट कराना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो तीनों 99th फ्लोर के लिए चल देते हैं। सीन कट होकर पाथवे का दिखाया जाता है, जहां 3 ग्रे बनीज किसी से डरकर भाग रहे होते हैं। तभी एक जंगली भेड़िया उन पर हमला कर देता है और उन तीनों में से एक को घायल कर देता है, जो देख बाकी दोनों बनीज उसे बचाने की सोचते ही है। इतने में एक और भेड़िया उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगते हैं, जिसकी आवाज़ एल्का सुन लेता है। ये उस तरफ से कैसी आवाज़ आ रही है? इधर हम देखते हैं उन तीनों बनीज को भेड़ियों ने पकड़ लिया होता है। उनमें से एक कहता है, तुम स्लेव्स, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? जिस पर दूसरे वाला कहता है, हाँ हाँ, लगता है आज रात हमें रैबिट बारबेक्यू खाने को मिलेगा। फिर भी मैं रात तक वेट नहीं कर सकता। और ऐसा कह वह उस बनी को खाने लगता है। तभी उसके ऊपर एक घूसा पड़ता है जो एल्का ने मारा था और उस बनी को पकड़ लेता है। ये देख दूसरा भेड़िया कहता है, एल्का, तुम तो ग्रीड के लिए काम करते हो, तो तुमने हम पर अटैक क्यों किया? हम भी तो ग्रीड के लिए काम करते हैं। अगर ग्रीड को इस बात का पता चला तो वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। जिस पर एल्का कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पिग क्या करेगा, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। जिससे डरकर वो दोनों उन बनीस को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। हे एल्का, आखिर हम इनका क्या करेंगे? अगर हमने इन्हें यहीं छोड़ा तो वे फिर से इनको मारने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम इन्हें ब्लैक ड्रैगन के पास ले चलते हैं, शायद ये उसके कुछ काम ही आ जाए। इधर हम सीजुन को देखते हैं जो ब्लू मून स्क्रो खाने के बाद सबको कुछ अनाउंसमेंट करता है। मैं आज सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मैजिकल लेवल 10 तक पहुँच गया है। इस बात को सुनकर किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं आता। तभी टियो कहता है, क्या बस ये बेकार सी बात करने के लिए तुमने हमें इतनी जल्दी उठाया? जो सुन सीजुन इरिटेट हो जाता है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। जब मेरा मैजिकल लेवल 10 का हो गया है तो मैं इस इलेक्ट्रिक ईल के इनर कोर को खाने वाला हूँ। ओह सीजुन, क्या मैं सोने जा सकता हूँ? नहीं,
पहले तुम्हें मेरी स्किल्स देखनी होगी। और ऐसा क्या वह उस कोर को खा जाता है, जिसको खाने के बाद वह लाइटनिंग स्किल लर्न करता है, जिससे वह अपने मैजिकल लेवल के अनुसार रेनिंग क्लाउड बना सकता है। लेकिन रेनिंग और थंडर के लिए उसका मैजिक लेवल 70 तक होना चाहिए। ये देख सीजुन को गुस्सा आ रहा होता है। क्या ये बात आखिर तुमने पहले क्यों नहीं बताई? और एक क्लाउड क्रिएट करता है जो बहुत ही छोटा होता है, जिसे देख बनीज वहां से जाने लगते हैं। इधर बेचारा सीजुन उदास हो जाता है। ओह सीजुन, उदास मत हो, भले ही तुम कमजोर हो लेकिन अभी भी तुम हमारे प्रेसिडेंट ही हो। तभी लिटिल वे सीजुन के पास आकर उसे चीयर अप करता है। डैडी यू आर ग्रेट, आप सैड मत हो, ये क्लाउड कुछ ही टाइम बाद बड़ा जरूर होगा। ओह मेरे प्यारे बे, थैंक्स फॉर योर इंस्पिरेशन। तभी वहाँ एल्का आ जाता है। हम वापस आ गए माई ग्रेट ब्लैक ड्रैगन, वेलकम बैक एल्का। तभी उसकी नजर एल्का के साथ खड़े ग्रे बनीस पर जाती है। ये ग्रे बनीस कौन है? इधर वो बेचारे डर के मारे सीजुन के सामने हाथ जोड़कर उन्हें ना खाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिले? जब एल्का कुछ कहने ही वाला होता है तभी हम देखते हैं हबी और वाइफू बनी उन ग्रे बनीस को देखकर हैरान होते हैं। क्या क्या तुम सब जिंदा हो? जिसे देख ग्रे बनीस खुश होते हैं और हम देखते हैं इसके बाद का इनका इमोशनल मिलन। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें खाने को दिया जाता है तो वे भूखड़ों की तरह खाना खा रहे होते हैं। आराम से, कोई तुमसे तुम्हारा खाना छीनने वाला नहीं है। थैंक यू ब्लैक ड्रैगन, तुम मुझे सीजुन कह सकते हो। हाँ, और तुम भी एल्का, क्योंकि अब हम सब एक फैमिली है। ओह थैंक यू माय डियर सीजुन। तभी सीजुन उन बनीज पर अप्रेजल यूज करता है, जिसमें से एक आर्टिस्ट बनी तथा दूसरा वुड वर्कर और तीसरा आर्किटेक्ट बनी होता है। जैसा कि तुम सभी अभी बात कर रहे थे, आखिर तुम किस फ्लोर से आए हो? 55th फ्लोर से। ये बात सुन हबी परेशान होता है। क्या 55th फ्लोर? आखिर तुम वहाँ इतने टाइम से कहाँ थे? और किंगडम का क्या हुआ? हमारे राजा रानी और प्रिंसेस वो अब कहाँ हैं? बताओ बताओ मुझे। हे हबी, शांत हो जाओ। आखिर तुम किस किंगडम की बात कर रहे हो? जिस पर वह बताने लगता है कि बहुत समय पहले हम सभी बनीज 55th फ्लोर पर रेड रिबन किंगडम में रहते थे। अच्छा, तो फिर उस किंगडम के साथ क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे आए? जिस पर वो बताता है कि कुछ दशकों पहले हमारे किंगडम पर बहुत सारे कीड़ों, जिसको हमारी भाषा में टिड्डे कहते हैं, उनका हमला हुआ, जिसकी वजह से वहाँ भूखमरी फैल गई। उसमें हमारे किंग और क्वीन गायब हो गए और कई बनीज भी उन मॉन्स्टर के अटैक से मारे गए। सीजुन, हम भी रहने की जगह ढूंढते ढूंढते तुम्हारे यहाँ आए थे। ओह तो ये बात है। हाँ, हमें लगा कि अब 55th फ्लोर पर कोई नहीं बचा होगा, पर इनको देखकर लग रहा है कि अभी भी वहाँ हमारे लोग हैं। तभी ग्रे बनीज बताता है कि अदर बनीज और हमारी फैमिली, हमें लगा कि हम इन मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गए और इस तबाही के बाद हमारे सामने खड़ा था। तभी एल्का बताता है, ग्रीड? क्या ग्रीड? हाँ, एक जंगली पिग जो अपने आप को ग्रेट लैंडलॉर्ड बताकर हमारे लीडरलेस 55th फ्लोर पर रूल कर रहा है। उसने वहाँ के बच्चे सभी बनीज को अपना गुलाम बना लिया है। जो हमारा प्यारा रेड रिबन किंगडम था, अब उस पिग की वजह से इंडस्ट्रियल फार्म बन गया है, जहाँ फूड का प्रोडक्शन होता है। हम ये गुलामी बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहाँ से भाग निकले। इस पर सीजुन उनसे माफी मांगता है। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ सहन किया है। ब्लैकी, क्या आज तुम इन्हें अपना बेडरूम शेयर कर सकते हो? जिसके बाद ब्लैकी उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। क्या ग्रीड वही नहीं जो मेरे हेड के पीछे पड़ा था? हाँ, फूड प्रोडक्शन से कमाए धन के कारण अब वह एक वेल्दी पर्सन है। वह कितना बेकार क्रिएचर है जो इन बेचारे बनीज के बैड सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। अब तो मुझे अपने आप पर भी शर्म आ रही है कि मैं उस जैसे धूर्त के लिए काम कर रहा था। तभी टियो बताता है कि पूरे टावर में जो फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका मेजोरिटी पार्ट ग्रीड के फार्म से आता है। जिस पर सीजुन एल्का से पूछता है कि अगर ये बात है तो क्या तुम बता सकती हो कि ग्रीड को 99th फ्लोर पर आने में कितना टाइम लगेगा? जिस पर एल्का बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मैचेनरी चाहे उसे कितना भी पैसे दे दो, वो 99th फ्लोर पर नहीं आएगा। ओह
चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम वो इन बनीज के पीछे तो नहीं आ सकता। सीन कट होकर हमें 55th फ्लोर पर ग्रीड का कासल दिखाया जाता है, जहां हम ग्रीड को देखते हैं, जिसको वही दोनों भेड़िए एल्का और इसके टीममेट्स के बारे में रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ओ अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, जब टावर पर फूड्स की कमी हो जाएगी तब वह एल्का मेरे पास जरूर आएगा और मुझसे माफी मांगेगा फूड के लिए, और अपने साथ खड़े बोर से पूछता है कि तो प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जैसा कि आपने कहा था, हमने पैडलर्स को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से डिमोनिक टावर और पैडलर एसोसिएशन कंप्लेन कर रहे हैं, परंतु अब तक हालत नियंत्रण में है। गुड, वेरी गुड। अब मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसा मुझे कुछ दशकों पहले 55th फ्लोर पर मिली थी। अब मैं पूरे टावर पर अपना कंट्रोल करूंगा। और ऐसा कह वह हंसने लगता है। सीन कट होता है और सीजुन को दिखाया जाता है, जो अभी सोकर उठा ही होता है। जब वह पोंड के पास अपना मुंह धोने जाता है तो वहाँ शिंक देखता है। वाह, ये किसने बनाया? शायद इन्हें ग्रे बनीज ने बनाया होगा। अरे वाह, इससे तो मैं आसानी से अपने हेयर को वॉश कर सकता हूँ। तभी टियो वहाँ सीजुन को अपने पास बुलाता है और उसे स्टोव और टेबल दिखाता है। अरे वाह, डिनर टेबल और प्रॉपर बर्तन। हे, ये देखो, उन तीनों ने मेरे लिए भी एक बाउल बनाया है जिस पर मेरे पंजे के निशान हैं। ओह टियो, क्या तुम्हें उनका नाम पता है? मैं उनका नाम पूछना भूल गया था। उसका नाम स्क्वीमी, स्क्वीरी और स्क्वीबी है। जहां हम देखते हैं वे तीनों अपने द्वारा बनाए हैंकरचीफ और कुछ सामान व्हाइट बनीज में एज अ थैंक्स के तौर पर दे रहे होते हैं। तभी वो सीजुन के पास आते हैं और उसे कल की हेल्प के लिए थैंक्स कहते हैं, जिस पर सीजुन उनको एक ऑफर देता है। हे, क्या तुम्हें जॉब चाहिए? जो सुन वो खुश हो जाते हैं, जिस पर सीजुन उनकी हाँ समझता है और सबको बताता है कि आज से ये तीनों हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुन सभी अदर्स बनी खुश हो जाते हैं। इधर सीजुन उन तीनों के काम की तारीफ करता है और पूछता है कि क्या तुम बनीज के लिए घर बना दोगे, क्योंकि जब से लिटिल बनीज ग्रो हुए हैं उनके पास रहने का स्पेस नहीं है और साथ साथ तुम्हें अपने रहने के लिए भी घर बनाना पड़ेगा। तभी टियो भी सीजुन से अपने लिए घर बनवाने के लिए कहता है, जिस पर ग्रे बनीज उसके लिए कैट टावर बनाने को कहते हैं। तभी स्क्वीरी सीजुन के पास आता है और उससे पूछता है कि सीजुन, क्या तुम्हारे पास अपना घर है? नहीं, मैं तो ग्रीन अनियन लीव्स के मैट पर ही सोता हूँ। स्क्वीरी कहता है, क्या हम तुम्हारे लिए भी एक घर बना दे? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? यहाँ अंदर तो मुश्किल है, लेकिन केव के बाहर बन सकता है, क्योंकि वहाँ हमें कंस्ट्रक्शन के लिए वुड और बाकी मटेरियल्स इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। ओह बढ़िया, तुम्हें जो चाहिए वो बता देना, मैं उस चीज को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर वह सीजुन को ब्रिक्स बनाने के लिए सैंड और क्ले के बारे में पूछते हैं, जो 99th फ्लोर पर उन्हें आसानी से मिल जाए। फाइन, सैंड एंड क्ले, मुझे पता है ये सब कहाँ मिलेगा। सीन कट होता है और हम मिनिट्योर्स की टेरिटरी को देखते हैं, जहाँ सीजुन ग्रे बनीज को लेकर आया होता है। तो तुम्हें क्या लगता है, यह ब्रिक्स के लिए परफेक्ट है? मुझे इसका मॉइस्चर लेवल बहुत बढ़िया लगा, जिस वजह से हम आसानी से इसमें स्ट्रो को मिक्स कर सकते हैं। तभी ओक्स किंग सीजुन से पूछता है कि तुम्हें क्ले की क्या जरूरत है, हम मिनिट्योर्स इन्हें खाते हैं। ओक्स किंग, मुझे तुमसे एक और डील करनी है। स्क्वीमी हमें इस क्ले से ब्रिक्स बनाना सिखाएगा। यदि तुम ब्रिक्स बना पाए और इन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मैं तुम्हें इनके बदले ग्रीन लीव्स पे करूंगा। जिस पर ओक्स किंग रेडी हो जाता है और अपने सोल्जर्स को क्ले को खाने से मना कर देता है। इसे मत खाओ, हम ब्रिक्स की शॉर्टेज नहीं चाहते। ये देख सीजुन कहता है, लगता है वे कुछ समय तक व्यस्त रहेंगे। सीन कट होकर हमें लिटिल बे को दिखाया जाता है, जो अपनी मदर्स के साथ मिलकर पेड़ों को उखाड़ रहा होता है। इधर मिनिट्योर सोयल कल्टीवेट कर रहे होते हैं और बनीज कल्टीवेट सोयल को फार्मिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। तभी हम सीजुन को देखते हैं, जो हार्वेस्टिंग कर रहा होता है, जहां उसने 15 सोलर स्वीट पोटैटोज को हार्वेस्ट किया होता है, जिससे उसे 450 एक्सपी मिलती है। तभी उसे धूप लगने लगती है, तो वह अपने लाइटनिंग स्किल की मदद से अपने ऊपर एक छोटा सा क्लाउड क्रिएट कर लेता है, जो उसे धूप से बचाएगी। इतने में टियो भी वहां आ जाता है। हे सीजुन, अब मैं नीचे फ्लोर्स पर जा रहा हूँ, मैंने ढेर सारे टमाटोज भी ले लिए हैं। जिस पर सीजुन उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे बैग में थोड़ी जगह और भी है?
तो कुछ डिटॉक्सिफाइंग अनियन भी अपने साथ ले जाओ, शायद किसी हंटर को इनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो फिर मैं इस टाइम केवल 100 ही डिटॉक्सिफाई अनियन लीव्स ले जाता हूँ। ओके, पर तुम लंच करके ही जाना। जब टियो उन अनियन लीव्स के ढेर को देखता है तो सोचने लगता है कि क्या ये लीव्स कोई खरीदेगा या नहीं। अगर सीजुन ने कहा है तो शायद इन्हें कोई खरीद ही ले। अच्छा, इसकी स्मेल बहुत बेकार है। हे टियो, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो लंच के लिए आ जाओ। जिससे टियो जल्दी जल्दी स्वीट पोटैटोज को भी अनजाने में रख लेता है और उनके पास खाने को चला जाता है। सीन कट होकर हमें 67th फ्लोर का दिखाया जाता है, जहां एक लिजर्ड मैन ने फ्रॉग का शिकार किया होता है। जब वह उस फ्रॉग के पास आता है तो एक लाल टिड्डा, जिसे मानवा में रेड लोकस्टक बताया गया है, उस फ्रॉग को खाने लगता है, जिसको वो लिजर्ड मैन पकड़कर खा जाता है। तभी उसे और टिड्डों की आवाज आने लगती है। जब वह अपनी दूसरी साइड देखता है तो हैरान होता है, क्योंकि वहां उसे लाखों करोड़ों की संख्या में टिड्डे होते हैं जो उस पर अटैक कर देते हैं और उसे सफाचट कर देते हैं। इधर हम आइलिन को देखते हैं जो बार बार नोटिफिकेशन आने की आवाज सुनकर जाग जाती है, और जब वह उठकर मैजिकल बॉल पर टैप करती है तो उसे 1000 अनरीड नोटिफिकेशन आए होते हैं, जहां 5 बिलियन रेड लोकस्ट ने 67th फ्लोर पर घुसपैठ की होती है। इससे आइलिन घबरा जाती है। इतने सारे, और तो और दे आर आउटसाइड फ्रॉम द टावर। तभी उसे याद आता है कि कुछ सेंचुरी पहले ही इन झिंगुरों के अटैक से आइलिन के फादर ने टावर की सेफ्टी की थी, लेकिन फिर भी वे 55th फ्लोर को कोलैप्स होने से बचा नहीं पाए। तभी आइलिन अपना कम्युनिकेशन चैनल कनेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसमें वो नाकाम रहती है। इधर रेड लोकस्ट 67th फ्लोर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। 0.01% हैज बीन डिस्ट्रॉयड। 0.02% ऑफ 67th फ्लोर इज डिस्ट्रॉयड। ये सब देख आइलिन परेशान हो जाती है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? इधर सीन कट हो हमें सीजुन का दिखाया जाता है जो फिश फ्राई कर रहा होता है। तभी सिकल बनी उसे चॉप्ड किए हुए पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज लाकर देता है। सीजुन उन चॉप्ड पोटैटोज को लेकर फ्राइड करने जा रहा होता है। इतने में टियो फिश को लेकर खाने लगता है। आराम से टियो, वरना तुम्हारा मुंह जल जाएगा। तभी ब्लैकी सीजुन से पूछता है कि आप इन पोटैटो से क्या बनाने वाले हो? मैं इनसे एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो हनी डिप पोटैटो से भी अच्छी होगी। जिसके बाद वह उन्हें उसी फिश ऑयल में फ्राई करता है और उसमें हनी मिक्स कर देता है, जिससे सीजुन की डिश हनी गेस्ड स्वीट पोटैटो तैयार हो जाती है, जो रेसिपी सीजुन की कुकिंग स्किल में नोट हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि यह भी टावर की फॉरगेटन डिश होती है। इस डिश के तैयार होने के बाद सीजुन टियो के लिए एक फिश को भी फ्राई करता है, जिसके तैयार होने के बाद सीजुन सोचता है कि लगता है फ्राइड फिश फुल रेसिपी में काउंट नहीं होती, इसलिए यह कुकिंग स्किल में नोट नहीं हुआ। चलो जो भी है, अब खाने की बारी है, जहां हम देखते हैं सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जो इतना टेस्टी होता है कि एक ही बार में सफाचट हो जाता है। ओह टियो, तो अब तुम 38th फ्लोर पर जाओगे? हाँ सीजुन, मैं निकलने ही वाला हूँ। सिल्वर वॉल्स, चलो अब हम चलते हैं। तभी टियो सीजुन से उसके पीछे रखे खाने के बारे में पूछता है। आखिर तुम इनका क्या करोगे? ये तो मैंने आइलिन के लिए रखा है, पर वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। शायद वो अभी भी सो रही होगी। इधर हम आइलिन को देखते हैं जो अपने फादर से कनेक्ट ना होने के कारण परेशान होती है। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। यहाँ हमें पता चलता है कि 67th फ्लोर का 10% रेड लोकटस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। सीन कट होकर हमें सेंट्रल कंट्रोल सेंटर का दिखाया जाता है, जहाँ बहुत से एसोसिएशन के लीडर मीटिंग कर रहे होते हैं। मैसन फोक्स जो पैडलर एसोसिएशन से होती है, वहीं हैमिबल टाइगर मर्चेंट्री एसोसिएशन से और आयोना हैमस्टर विजार्ड एसोसिएशन से होती है। और तो और एजेंट जेरेस भी यहाँ आई होती है, जो टावर के 3 सबसे बड़े फैक्शन के लीडर्स को देखकर हैरान होती है। आखिर ये मीटिंग अचानक ही क्यों हो रही है? लगता है कोई ज़्यादा ही सीरियस बात है। तभी फोक्स बताता है कि जैसा कि आपको पता है कि 67th फ्लोर पर कुछ दिन पहले ही रेड लोकर्स को देखा गया था
और जहां तक अभी मुझे खबर मिली है 67th फ्लोर के 2/3 पार्ट पर उन झिंगूरों ने कब्जा कर लिया है। हमारे लिजर्ड मैन उन्हें रोकने और वे पॉइंट को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तभी हैनिबल द टाइगर पूछता है कि क्या पाथवे अंडर कंट्रोल है या नहीं। आखिर उन रेड लॉकर्स का अदर फ्लोर्स तक जाने के कितने % चांसेस है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वे सभी आउटसाइडर हैं और पाथवे का यूज केवल टावर के क्रिएचर्स ही कर सकते हैं। पाथवे पूरी तरह से सेफ है, लेकिन अगर वो झिंगूर वेपॉन्स तक पहुंच गए तो हो सकता है कि वे अदर फ्लोर्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो क्या इसका मतलब उनका अगला टारगेट 68 और उसके बाद 69th फ्लोर है? ये सुन बाकी सभी हैरान होते हैं। पर 69th फ्लोर पर तो रिजर्ट किंगडम का ड्रैगन फार्म है, जो टावर का सबसे फर्टाइल एरिया है। इस हिसाब से तो हमें फूड शॉर्टेज का भी खतरा है। तभी मैसन फोक्स बताता है कि हमें एक और बात नहीं भूलनी चाहिए। क्या? आखिर कौन सी बात? मुझे पता है कि आप सबको रिबन किंगडम के तबाह होने का याद होगा, जिसकी वजह से पूरे टावर में अभी तक फूड शॉर्टेज लगी रहती है। जो सुन आयोना बताती है कि भले ही हमने अभी कई फ्लोर्स पर फर्टाइल एरियाज को बढ़ा दिया है, लेकिन उस टाइम रिबन किंगडम अकेला ही आधे से ज्यादा टावर को फूड सप्लाई करता था, जो किंगडम इन रेड लोकर्स के अटैक के कारण कोलैप्स हो गया, जिसका फायदा उस पिग ने उठाया और वहां के लैंड्स पर अपना कब्जा जमा लिया। जिस पर फोक्स बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रीड एक अच्छा लैंडलॉर्ड है, आखिर उसी ने तो तबाह हुए किंगडम के फार्म लैंड को रिबिल्ड किया है। क्या? गुड लैंडलॉर्ड? हाँ, उसने बनिस को स्लेव बनाया और अब फूड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर अपना एकाधिकार करने की कोशिश कर रहा है। तुम उसे अच्छा लैंडलॉर्ड कैसे कह सकते हो? ये सुनकर हैनिबल टाइगर गुस्सा हो जाता है। दैट्स इनफ आयोना, शांत हो जाओ हैनिबल। तभी बाकी सभी ब्लैक ड्रैगन के बारे में बात करने लगते हैं। आखिर ब्लैक ड्रैगन का क्या? क्या वह हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? सही कहा, वो हमें बचा लेंगे। ये सब देख आयोना आगे आती है और बताती है कि इन रेड लोकर्स का अटैक 100 या 200 एगो पहले हुआ था। वो तो शुक्र है हमारे ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का, जिन्होंने हमें इनके अटैक से बचा लिया। पर फिर भी पिछली बार जब लोकस्ट का अटैक हुआ तब ब्लैक ड्रैगन किसी कारणवश लेट रिस्पॉन्ड किया और किंगडम के आधे से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद ही हालात सुधरे थे। सभी फार्म्स नष्ट हो गए, जिसके कारण पूरे टावर्स को फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। अभी टिड्डो के अटैक कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है और इस बार भी हम नहीं जानते कि ब्लैक ड्रैगन हमारी इमीडिएटली हेल्प करेंगे या नहीं। इसलिए जब तक ड्रैगन ना आ जाए तब तक हमें अपनी पूरी जान से उन झिंगूरों को रोकना होगा, वरना पूरे टावर को अराजकता का सामना करना पड़ेगा। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 7 टावर एसोसिएशन, मैं अपने 200 वॉर मेजिस को उन्हें रोकने के लिए भेजूंगा। आप लोगों का क्या कहना है? इधर हम 85th फ्लोर पर सिल्वर वॉल्स के ट्राइब को देखते हैं, जहां टियो आराम से लेटा होता है। तभी वो एल्कस से पूछता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम बस थोड़ी ही देर यहाँ रुकोगे और कितना टाइम लगेगा तुम्हें। तभी वहाँ कुछ लिटिल वॉल्स टियो के पास आते हैं। क्या आप ही ब्लैक ड्रैगन हो? नहीं, मैं तो एक पैडलर कैट हूँ जो ब्लैक ड्रैगन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट हैंड हूँ। ओ वाव सर, क्या दोबारा कहना? वाव सर, इससे खुश हो वह उन्हें ग्रिल फिश देने लगता है। तभी अचानक उसके हाथों में कुछ अनफैमिलियर चीज लगती है, जिसे निकाल कर देखने पर पता चलता है कि वो सीजुन का रेयर सोलर स्वीट पोटैटो है। जो देख वो शॉक्ड होता है। टियो, क्या सब कुछ ठीक है? ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज ओके। चलो अब हमें चलना चाहिए, मुझे बहुत काम है। तो ठीक है, मैं आपको फुल स्पीड में जल्दी से वहां पहुंचा दूंगा, टाइट से पकड़ना। इधर टियो तो बेचारा उन स्वीट पोटैटोज के बारे में सोच रहा होता है। शायद ये उन डिटॉक्सिफाइंग ऑनियंस के साथ आ गए होंगे। मुझे इनसे जल्दी छुटकारा पाना होगा, नहीं तो सीजुन को पता चला तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी वो एल्का की स्पीड की वजह से कुछ ही समय में 38th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। इधर हमें सीजुन को दिखाया जाता है, जो उन्हीं सोलर स्वीट पोटैटोज को ढूंढ रहा होता है। ओ नहीं, आखिर वो गए कहाँ? मैंने उन्हें डिटॉक्सिफाई अनियन के साथ ही हार्वेस्ट किया था। कहाँ हैं? कहाँ हैं? एक मिनट, कहीं टियो तो उन्हें अपने साथ नहीं ले गया?
शुक्र है कि मैंने उन सोलर पोटैटोज की हार्वेस्ट करने के बाद ही उनके स्टीम्स को प्लांट कर दिया था, पर मैं उन्हें खाना चाहता था। टियो, जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी सीजुन के पास सीड स्टोर ओपनिंग का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ऑर्डिनरी लेवल्स होने के कारण सीजुन को 4 सीड्स में से कोई भी सीड्स खरीद सकता है, जहां वो अपने करंट लेवल के अकॉर्डिंग 5 डंजन कोइंस तक ही सीड स्टोर में सीड्स खरीद सकता है। जहां सीजुन 20,000 कैरेट, 100 स्ट्रॉबेरी और 100 चिली पेपर यानी लाल मिर्च के सीड्स खरीदता है। वाओ, आई कांट वेट टू ईट माई स्ट्रॉबेरीज, और उन पोटलीज को लेकर हबी के पास आता है। ये देखो, मैंने और भी कैरेट सीड्स खरीदे हैं, क्या तुम मेरे साथ मिलकर इन्हें प्लांट करोगे? जिस पर वह मान जाता है। सीन कट होता है और हमें डंजन के बाहर सियोल सिटी को दिखाया जाता है, जहां डोनशिक के मास्टर टाइजुन हान बालकनी पर खड़े होकर ताजी हवा खा रहे होते हैं। हे शियोंग, क्या तुम्हें ये ताजी हवा खाकर मजा नहीं आ रहा? तभी शियोंग, जो मास्टर टाइजुन का अप्रेंटिस है, बोलता है, आपको ऐसे बाहर नहीं रहना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपका कर्ज कब आप पर हावी हो जाएगा। प्लीज अंदर चलकर आराम कीजिए। हे, क्या मैं थोड़ी देर ताजी हवा भी नहीं खा सकता? नहीं, ये आपकी सेफ्टी से ज्यादा जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से उस पैडलर कैट के साथ दोबारा डील करने का टाइम हो गया है। क्या डोनशिक अभी भी 38th फ्लोर पर ही है? हाँ, क्योंकि 38th फ्लोर का बोन्स मॉन्स्टर एक स्पाइडर है, जिसके पॉइजनस अटैक के कारण वे पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और तो और उनका कहना है कि उस स्पाइडर के एंटीटोड के बिना नहीं लड़ा जा सकता, जो एंटीटोड उसके नेस्ट के सब ऑर्डिनेट्स के ब्लड से बना होता है। और यही नहीं, ये एंटीटोड अल्केमिस्ट को भी बनाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि इन एंटीटोड्स को बनाने वाले अल्केमिस्ट बहुत ही कम हैं। ओह, तो उन्होंने अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की। हाँ, सीजुन की फैमिली के बारे में कोई अपडेट्स? सीजुन की फैमिली को हमने हनान में रिलोकेट कर दिया है। उन तीनों का डेली रूटीन बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, जिससे हम उन पर आसानी से नज़र बनाए हुए हैं। सिडोल, जो सीजुन का भाई है, उसे रिसेंटली अब्रॉड एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव ने कॉन्टैक्ट कर लुभाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जो सुन टाइजुन हंसने लगता है, जिससे उसको खांसी होने लगती है। क्या आप ठीक है सर? हाँ, मैं ठीक हूँ। और एक टमाटोज निकालकर खाने लगता है। क्या ये वही मैजिक चेरी टमाटोज है? और हम डोनशिक को देखते हैं, जो 38th फ्लोर पर स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और एक स्पाइडर को हराने के बाद अपने टीममेट से रिट्रीट करने को कहता है। यहाँ से वापस चलो, अभी हमारे पास एंटीटोड्स खत्म हो गए हैं। इतने में पीछे से एक स्पाइडर डोनशिक पर अटैक कर देता है, जिस पर सुहा उसके सामने आकर डोनशिक को बचा लेती है, लेकिन उस स्पाइडर का पॉइजन अटैक सुहा को लग जाता है। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर को मार देती है। तभी डोनशिक उसे पकड़ लेता है। हे, क्या तुम ठीक हो? दोस्तों, सुहा पॉइजन्ड हो गई है, जल्दी हीलिंग मैजिक से इसे हील करो। जिस पर मेजिस बताते हैं कि हम केवल इस पॉइजन को फैलने से ही रोक सकते हैं, और हीलिंग मैजिक हटाते ही पॉइजन फिर से स्प्रेड होने लगेगा। इधर उनके पास एंटीटोड्स भी खत्म हो रखे होते हैं। तभी वहाँ टियो आ जाता है। हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने आज ट्रेड नहीं करना? ओह, आज ऑक्शन डे है, सॉरी, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तभी टियो सुहो को देखता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। तुम यहाँ सो क्यों रही हो? उठो और मेरी फोटोज क्लिक करो। जिस पर डोनशिक उसे बताता है कि ये पॉइजनस स्पाइडर के वेनम से पॉइजन्ड हो गई है। हमने इसे क्योर करने की काफी कोशिश की, लेकिन हीलिंग मैजिक का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्या हमें आसपास से एंटीटोड प्राप्त करने का मौका मिल सकता है? मैं यहाँ किसी अल्केमिस्ट को नहीं जानता। ओह, मैं तो भूल गया, मेरे पास टड़ा, ये है डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन अनियंस। जो देख डोनशिक शॉक होता है और उसके स्टैट्स को चेक करने लगता है। वाओ, ये तो पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। हे सुहा, ट्राई दिस। जिसे खाने के बाद वह ठीक हो जाती है। वाओ, अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू टियो, तुमने आज मेरी जान बचा ली। तभी टियो उससे इसके बदले 5 डंजन कॉइन्स मांगता है। तभी डोनशिक टियो से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिले? हम इसे मार्केट में जल्दी बेचने की सोच रहे हैं, इसलिए मेरे पास इसके कुछ ही सैंपल्स पड़े हैं। क्या ये सेल होने वाले हैं? इस
इस ग्रीन अनियंस की मदद से तो हम 38th फ्लोर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और वह टियो को भी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगता है। हे तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था कि अभी तुम्हारे पास ये अनियन लीव्स और कितने हैं? मेरे पास ऐसे 100 लीव्स है। ठीक है, तो फिर हम सब के सब तुमसे खरीदना चाहते हैं। इतने में ही डोनशिक के पीछे कोई आता है। हम सोच रहे थे कि पैडलर कैट कहाँ रह गया और इधर तुम फियोनिक्स गिल्ड वाले एक डर्टी डील करने की कोशिश कर रहे हो। इन्हें देख डोनशिक हैरान होता है। आखिर ये रॉयल नाइट्स और विजार्ड्स यहाँ कैसे? क्या अदर गिल्ड्स भी इन टमाटोज का पता चल गया है? मिस्टर पैडलर, अगर तुम एक ही गिल्ड को इतने एडवांटेज दोगे तो ये हमारे और तुम्हारे मार्केट वैल्यू के लिए अनफेयर होगा। ये बात सुन टियो कुछ सोचता है और ऑक्शन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, आज सेल के लिए मेरे पास चेरी टमाटोज और डिटॉक्सिफाइंग अनियंस है। मैं पहले 6000 लेवल सी के चेरी टमाटोज 500 के बैचेस में सेल करूंगा। ये सुन सभी शॉक्ड होते हैं। क्या लेवल सी? हम तो ग्रीन लीव्स के बारे में ही सुनकर शॉक्ड थे और अब ये लेवल सी के टमाटोज। तभी डोनशिक के टीममेट्स बिड स्टार्ट कर देते हैं। 350 कॉइंस, 400, 500, 600, सोल्ड सोल्ड। अब सब टमाटोज खत्म हो गए हैं। तो फिर ग्रीन अनियंस की बारी। मेरे पास 100 अनियंस लीव्स है जो 10 के बैचेस में सेल करूंगा। जो सुनते ही डोनशिक सबसे पहले 130 कॉइन्स की बिड लगाता है। 140, 155, सोल्ड सोल्ड। नेक्स्ट जो सुनते ही रॉयल नाइट्स फर्स्ट बिड ही 160 की लगाता है, जिससे बेचारा डोनशिक परेशान हो जाता है। सोल्ड। और ऐसे करके रॉयल नाइट्स बाकी सभी 90 अनियंस लीव्स खरीद लेता है, जिससे डोनशिक उदास होता है। ओह नहीं, हमारे पास ओनली 10 लीव्स है जो हमारी रेड में ज्यादा हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। हाहा, पुअर डोनशिक, लगता है अभी तुम्हारे गिल्ड को टीम वर्क का नहीं पता। जो सुन डोनशिक के टीममेट्स उससे माफी मांगते हैं। सॉरी, हम टमाटोज के कारण ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे। कोई बात नहीं। तभी सुआ डोनशिक से कहती है कि टियो उससे कुछ अकेले में बात करना चाहता है। जहां हम देखते हैं टियो डोनशिक से सीजुन की फैमिली के बारे में पूछता है और उसके द्वारा बताई सारी डिटेल्स नोट कर रहा होता है। ओह राइट, सीजुन ने तुम्हारी इस हेल्प के लिए कुछ गिफ्ट सेंड किए हैं। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, 200 चेरीज टमाटोज और 50 डिटॉक्सिफाइंग अनियन लीव्स। वाओ, मुझे इन्हीं लीव्स की जरूरत थी। हाँ, एक और चीज डोनशिक, सीजुन ने कहा है कि उसकी फैमिली को सेफ रखने के बदले अगर उसे कुछ भी चाहिए तो सीजुन उस पर तुम्हें डिस्काउंट भी देगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए यही बहुत है। तो ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट आइटम है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? क्या सीक्रेट आइटम? सीन कट होकर हमें मिनिट्योर्स का दिखाया जाता है जो सीजुन के घर बनाने में ग्रे बनीज की हेल्प कर रहे होते हैं। इधर सीजुन ये सब देखकर हैरान होता है। वाओ, मुझे नहीं पता था कि हम सब इतनी जल्दी इतना सब कुछ तैयार कर लेंगे। ओह, सब मिनिट्योर्स की वजह से है। सीजुन, क्या तुम एक बार अपने हाउस को अंदर से देखकर बताओगे कि उसमें तुम और क्या क्या बनवाना है? जिसके बाद सीजुन बे को वहीं छोड़कर ग्रे बनीज के साथ चला जाता है। सीजुन इधर ग्रे बनीज को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि इधर ये होना चाहिए, उधर ये। तभी वो पीछे देखता है कि लिटिल बेबी उसके हाउस में एंटर करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे सीजुन निकाल देता है। नहीं बे, तुम यहाँ नहीं आ सकते। पर क्यों? क्योंकि तुम बड़े हो और ये घर तुम्हारे भार को झेल नहीं पाएगा। बे, तुम तो मेरे गुड बॉय हो, क्या तुम अपने डैडी का घर डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जो सुन लिटिल बे उदास हो जाता है। तुम वहां जाकर उनके साथ बैठकर आराम से अपना हनी खाओ, अभी डैडी को कंस्ट्रक्शन के काम पर ध्यान देना है। जिस पर बे मान जाता है, पर वह अभी भी सीजुन के घर में जाने के बारे में सोच रहा होता है और रोने लगता है। मैं छोटा होना चाहता हूँ, मैं डैडी के साथ उनके हाउस में रहना चाहता हूँ।